हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय क्लासेस। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैथ की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। इससे आप लोगों को एक वैरायटी टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देखने को मिलेगा, और साथ ही हमारे चैनल पे आपका फेथ भी आएगा और आप सब्सक्राइब भी करेंगे। तो जितना ज्यादा आप जल्दी सब्सक्राइब करते हैं, और जैसे सब्सक्राइबर यहाँ पे कुछ हमारा मेजोरिटी में आता है लोग, तो एक नियमित हम क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि अभी एक दो क्लास ही हुआ है। तो मैं भी कुछ लोगों का इंतजार कर रहा हूँ कि कुछ लोग जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। तो जब तक नियमित क्लास कोई एक पैटर्न बना करके एक टेस्ट सीरीज लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि चैप्टर बाय चैप्टर हम क्लास लेकर के आएंगे, वो चीजें हम यहाँ पे एक एक क्लास करके देखेंगे। चलिए, आज के हम प्रैक्टिस टेस्ट में जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसको देखें। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफिकेशन का लिया है। 97 इंटू 97 प्लस 97 इंटू 95, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान दें, इस तरह के क्वेश्चन आपने कई एग्जामिनेशन में देखा होगा, खास करके बैंकिंग, एसएससी वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 97 इंटू 97 हमारे पास ए स्क्वायर है, साइन प्लस है, लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है। अगर ये 95 इंटू 95 रहता तो हमारे पास बी स्क्वायर आता, लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है। इस तरह से हम इसमें फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे? या तो हम सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे या वैदिक मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व करेंगे, तो भी टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं इसको। अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो देखा होगा कि किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे देखो, 97 मैंने जानबूझ के लिया है कि थोड़ा सा और भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा। अब जैसे हमारा 97 और 97 ये हमने 100 बेस पे लिया है, -3 कम है 100 से, और ये 100 से -3 कम है। तो हम क्या कर रहे थे, कल क्लास में हमने देखा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, तो -3 और -3 +9 होगा, और 97 में से हमें 3 को घटा देना है। दोनों 97 है, 3 घटाना है, तो हमारा 94 आएगा। ध्यान दे, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा कि 94 और 9 जो हम कल कर रहे थे, ये गलत होगा। हमें यहाँ पे 10th डिजिट तक लेना है, तो 10th डिजिट हमारा खाली है, तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, और इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9409। ये हमारा मल्टीप्लाई है 97 का, यानी 97 का स्क्वायर। आप अगर ध्यान से देखें, आप यहाँ पे देखिए, हम बिना पेन उठाए से सॉल्व करते हैं। ये 100 से 3 कम है और 100 से 5 कम है, तो -3 और -5 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, और 5 15 आएगा। हमारे पास कितना आ गया, 15। या तो हमें 97 3 कम था और यहाँ 5 कम है, तो 97 में से 5 घटाएं, या फिर 95 में से 3 घटाएं, वो भी आना आपको 92 है, और 5 15 92 और 15 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसको। तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है मल्टीप्लाई के लिए। 97 95, अभी मैंने क्या बताया कि -3 100 से और -5 100 से, तो 5 15 माइनस माइनस प्लस है, ये 15 है, और यहाँ पे या तो आप 95 में से 3 माइनस कर दें, या 97 में से 5 माइनस करेंगे, तो आना आपका 92 है, और इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9215। यानी हमने क्या किया, 97 इंटू 97 9409, और 97 इंटू 95 9215, और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। 5 9 9 5 14, 1 0 और 1 हमारा रिमाइंडर था उधर का, तो 2 4 2 6 और 9 9 18। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 18624। और इस तरह से आपने सीखा यहाँ पे, तो अब सीखने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें।
प्रैक्टिस करिएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं होगी, सीधा आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। देखा हमने कि 3 कम है, 3 कम है तो 3 3 9 और 9 एक यूनिट प्लेस है तो हमें 10 प्लेस के पास 0 लगा देना है और 97 में से 3 माइनस कर देना है, 94 0 यानी कि 9409 आएगा। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्लास कैसा लगे आप लोग कमेंट में जरूर लिखें कि क्लास सही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, या जहां प्रॉब्लम होता है वहां आप क्वेश्चन भी लिख करके भेजिए। और बहुत जल्द नियमित क्लास शुरू करूंगा, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी मैंने सिंप्लीफिकेशन का लिया है। क्वेश्चन है 25.1/7 प्लस 25.2/7, इसी तरह से प्लस 25.7/7। अब देखो एक क्वेश्चन है, यानी एडिशन का क्वेश्चन है, ऐड करना है हमें। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे ऐड करते हैं ये जरा ध्यान से देखना। देखो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे हम। जैसे मान लो ये 25 है और 1/7 है, तो हम क्या करते हैं फ्रैक्शन, हाँ देखिए यहाँ पे कई लोग क्या गलती करते हैं, फटाक से 25 कॉमन लेते हैं और फिर 1/7 प्लस 2/7 लिखते हैं। ये गलत है, कॉमन नहीं है ये। तो यहाँ पे आपको कॉमन नहीं लेना है, ये गलत हो जाएगा। हाँ ये क्या है, 25.1/7 है, यानी हम 25 प्लस 1/7 लिखेंगे। इसी तरह से दूसरा आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, और इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखो हम करते हैं 25 गुना 7 और फिर ऐड करते हैं न्यूमिनेटर को, तो 25 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7, या इसको सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो 25 गुना 7 प्लस 1 आएगा आपका, इस तरह का आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा पूर्णांक में क्वेश्चन हो तो उसको हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी को इसी तरह से हम तोड़ते चले जाएंगे। तो पहले सीखिए, इसीलिए मैं बता रहा हूं ऐसा कि हमें सीखना है। तो हमने क्या किया था, यहाँ 25.1/7 को 25 प्लस 1/7 किया। इसी तरह से 25 2/7 है, इसको 25 प्लस 2/7 करेंगे। तो इस तरह से हम 7 बार हम देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 7 टाइम हमें 25 को ऐड करना है, या 25 को 7 से हम मल्टीप्लाई करके एक अलग एडिशन निकाल लेंगे। 7 बार जोड़ें या 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर दे। तो हमारा क्या है, ये 25 कितने बार है, तो 7 बार आपने देखा, तो हम क्या कर देंगे 25 इंटू 7 कर देंगे, ये हमारा अलग है। प्लस जो भी फ्रैक्शन है उसको लिख लेते हैं। फ्रैक्शन क्या है, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7। ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ज्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको कुछ मत करिए, इसको हम बाद में ऐड कर लेंगे। यहाँ से यहाँ 7 7 7 सबका डिनोमिनेटर है, एलसीएम हमारा 7 आएगा और सबको ऊपर क्या करना है, जोड़ना है। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28 और 7 चौका 28, 4 है। अब यहाँ पे हमें 25 को 7 से गुना करना है, तो 25 चौका 100, 25 के 75, 175 आएगा 175, और इसमें हमें जोड़ देना है 4, यानी कि हमारा आंसर आएगा 179। तो काफी क्लियर होना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर होना चाहिए। और जब हम सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक देखेंगे वहां एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और बॉड मास वगैरह सब कुछ हम देखेंगे, तो वहां पे और आपका क्लियर होगा। एक तरह से समझिए कि ये आप लोगों के लिए ट्रायल क्लास है, और यूट्यूब पे ऐसा कुछ है नहीं कि हमारा वहाँ पे क्लास को देखने के लिए फी लगता है या कुछ चीजें हैं, जनरल है। और मैंने पहले ही क्लास में बताया था, मेरा मोटिव ये है
कि अपने क्लास को आप लोगों के पास पहुंचा देना, और इसके लिए यूट्यूब एक माध्यम है। दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि मेरा ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल चल रहा है जहां पे कमीशन की पढ़ाई होती है, जैसे बीपीएससी है, सिविल सर्विसेज है। तो जीएस के लिए आप वहां जा करके सब्सक्राइब करें। आप बीपीएससी बाय सुरेश कुमार लिखेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहां आपके जीएस के काफी ब्रॉड सेक्शन है, आप वहां जाकर के उसका अध्ययन करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, 20 दिनों में कंप्लीट करता है या पूरा करता है। कॉमा है ये, मान के चलो आप लिख लेना है यहाँ पे पूरा। अब कह रहा है कि सी उसी काम को बी के साथ, सी उसे बी के साथ, सी उसे बी के साथ 12 दिन में पूरा करता है। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सी ए के साथ काम करे, यदि सी ए के साथ काम करे तो काम 15 दिन में पूरा होगा, 15 दिनों में पूरा होगा। आप ध्यान दें यहां पे। और क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि यदि बी अकेला, यदि बी अकेला काम करे तो वह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, सी बी के साथ मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा करता है, और सी यदि ए के साथ मिलकर के काम करता है तो उसे 15 दिन में पूरा करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दें। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप ध्यान से देखना। जैसे हमारा कह रहा है कि ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। अब कह रहे हैं कि सी यदि बी के साथ मिलकर काम करता है तो उसे 12 दिन में पूरा कर लेता है। और फिर कहता है कि सी यदि ए के साथ मिलकर के पूरा करता है तो उसे 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे कौन सा काम है, काम क्या है। अगर हमें काम पता हो तो हम कैपेसिटी निकाल करके आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जरा देखो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा वर्क डन होता है वो होता है कैपेसिटी इनटू टाइम टेकन, टाइम टेकन। तो यहां पे अगर हम टाइम निकालते हैं तो क्या होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय कैपेसिटी। आप इसे नोट कर लीजिएगा कि टाइम बराबर वर्क डन कैपेसिटी। तो वर्क डन क्या है, कौन सा काम। तो काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये तीनों का एलसीएम निकालेंगे। यही हमारा टोटल वर्क या वर्क डन आएगा, वर्क डन, या इसे आप टोटल काम कहें। तो जब हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम निकाल करके वर्क डन निकालेंगे तो 20, 12 और 15 का एलसीएम आएगा 60। अब देखिए अब हमें करना क्या है। अब जैसे वर्क डन निकल गया तो हम अब यहाँ पे कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो ए की क्षमता 20 दिन काम करता है तो इसकी कैपेसिटी क्या होगा, अगर हम 60 को 20 से डिवाइड कर दें तो ए की कैपेसिटी आएगा हमारे पास 3, 20 तिहाई 60। इसी तरह से
ये कैपेसिटी है C प्लस बी की, और 12 को अगर हम 60 में भाग देंगे तो 12 पंचे 60, ये 2 की कैपेसिटी है। और C प्लस A की कैपेसिटी हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे 4। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अकेला A की कैपेसिटी कितना है, 3 है। C B के साथ कैपेसिटी 5 है और C का A के साथ कैपेसिटी 4 है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि B अकेला उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें B ढूंढना है, तो B यहाँ है। तो ध्यान दीजिए, B यहाँ है तो C को हमें हटाना पड़ेगा, यानी कि B प्लस C की कैपेसिटी 5 है, तो C की कैपेसिटी अगर हम यहाँ से माइनस कर दे तो हमें B की कैपेसिटी पता चलेगा। और जब हमें B की कैपेसिटी पता चल जाएगा फिर हम क्वेश्चन को मजे में सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, अब यहां हमारे पास C प्लस A की जो कैपेसिटी है वो कितना है, 4 है। और ध्यान दें, A की कैपेसिटी कितनी है, 3 है। तो अगर हम C प्लस A की कैपेसिटी में से A की कैपेसिटी को घटा दे, 3 घटा दिया तो ये कितना आ गया, 1। यानी कि C की जो कैपेसिटी है 1 के बराबर है। अब इसी तरह से हम देखते क्या है कि C प्लस B 5 है, यानी C और B की जो कैपेसिटी है वो आपका 5 है, और आपने C का कैपेसिटी 1 निकाला है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से C की कैपेसिटी को घटा देंगे, 5 में से 1 घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमारे पास B की कैपेसिटी 4 आ गई। अब हमें ये फाइंड करना है कि वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि टोटल वर्क हमने निकाल लिया है 60 है, और B के लिए हमें सॉल्व करना था। B की कैपेसिटी भी पता चल चुका है। तो हम क्या करेंगे कि B द्वारा कंप्लीट वर्क, यानी B जो टाइम लेगा वो कितना टाइम लेगा, अब देखो हमने B की कैपेसिटी निकाल लिया था। B की कैपेसिटी हमने क्या कर दिया था, एक C की कैपेसिटी को 1 माइनस किया था, इसमें से 4 था। तो B कितना टाइम लेगा वो डिपेंड करता है कि वर्क डन कितना है और B की कैपेसिटी क्या है। तो वर्क डन हमने निकाला था 60 है और इसकी कैपेसिटी 4 है। तो इसका मतलब B अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करेगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफी इजी वे में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम वर्क एंड टाइम करेंगे तो और भी काफी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, तो आपको काफी फायदा होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। कल हमारा रीजनिंग का क्लास होगा। रीजनिंग में भी पहले मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने बोला कि लोग कहते हैं कि ट्रायल क्लास चाहिए, तो लो ट्रायल क्लास भी सही है। तो ट्रायल क्लास के लिए प्रैक्टिस सेट से अच्छा मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, क्योंकि ट्रायल क्लास, मान लो कोई भी व्यक्ति एक कोई चैप्टर में ट्रायल क्लास देता है तो अपना बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन अगर हम विविध चैप्टर को लेकर के आते हैं तो वो ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि चलो ठीक है, कई सारे चैप्टर का हमें एक जगह पे देखने को मिल रहा है, क्लासेस मिल रहा है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं और आपको बता रहा हूँ काफी इजी वे में। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना कम है। या क्वेश्चन रहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी आएगी अगर व्यय अपरिवर्तित है। मतलब एक आदमी मान लो पहले 100 रुपये का चीनी लेकर पैसा लेकर के जाता था, कुछ चीनी खरीदता था। अब चीनी के दाम 25% बढ़ गया है, लेकिन वो बाजार जा रहा है तो 100 रुपया ही लेके आ रहा है। तो इसका मतलब जितना पहले चीनी लाता था उतना नहीं लाएगा, उस चीनी की मात्रा में कुछ कम हो जाएगा। तो वो प्रतिशत डीके पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की उसकी खपत में कमी आ गई। यही क्वेश्चन है मेरा कि अगर मान लो यहाँ कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी,
क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। यहाँ चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, तो मूल्य में वृद्धि है। ये ऊपर की लाइन जो मैं बना रहा हूं ध्यान रखिए, ये वृद्धि है। तो कह रहा है खपत, स्वाभाविक है कि जब मूल्य में वृद्धि होगा तो जो हमारा खपत है उसमें कमी आएगी। ये नीचे का साइन है हमारा, तो कह रहा है कि खपत में कितने की कमी आएगी, कितने प्रतिशत की कमी आएगी हमें पता नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि खर्च जो आदमी कर रहा है वो अपरिवर्तित है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। 100 रुपया पहले खर्च करता था, आज भी 100 रुपया ही खर्च करेगा। तो ध्यान दें कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पे आदमी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछता है, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बराबर पूछे जाते रहे हैं, तो यहाँ पे ज्यादा पैनिक नहीं होना है। जैसे पहले देख लो कि 25% को आप फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 25/100 होगा, यानी कि 1/4 होगा। तो हम 25% को 1/4 के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये हमारा n है और d ले लेते हैं, इसे हम n/d मान लेते हैं। तो जब वृद्धि हो, यहाँ पे ध्यान दें कि जब n/d से वृद्धि हो रही है तो खपत में या किसी चीज में कमी कितने आएगी, कमी आ जाएगी n/d प्लस n से कमी आ जाएगी। तो अब देखो आप यहाँ पे ध्यान दो कि आपने देखा कि 1/4 से वृद्धि हो रही है, हमने प्रतिशत को 1/4 में फ्रैक्शन में निकाला है कि यहाँ पे 1/4 से वृद्धि हो रही है। तो n हमारा 1 है और d हमारा 4 है, तो 4 + 1 यानी कमी कितने से हो रही है, ध्यान दे 1/5 से कमी हो रही है। और अगर हम 1/5 को प्रतिशत में ज्ञात करें तो ये कितना आएगा, 20% आएगा, यानी 1/5 × 100 कर दीजिए तो ये आएगा 20%। खपत में 20% की कमी आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप ऐसे समझे, इसको एक बार क्लियर कर देता हूं कि जैसे मान लो कि आपके पास 100 रुपया था। अब 100 रुपया में हमने देखा कि 25% की वृद्धि हो गई, तो अब आपके पास 125 रुपया रह गया, 25 रुपये की वृद्धि हो गई। तो कह रहा है कि 125 में कितने की कमी होगी कि आपका रुपया 100 का ही होगा। ध्यान दीजिए कि 125 में कितने की ही कमी होगी कि जो पहले आपके 100 रुपया थे 100 रुपया ही होगा, मतलब व्यक्ति ने 100 रुपया ही खर्च किया, ज्यादा खर्च नहीं किया। तो 125 का अगर आप 20% कमी करें तो आपका 100 आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई तो खपत में क्या कमी आएगा यदि व्यय अपरिवर्तित है। काफी आसान तरीका से निकाला है हमने, इसको सॉल्व किया है। जब हम परसेंटेज पे आएंगे तो और भी काफी डिटेल से पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि आपका फॉर्मूला या x y z लेट करके ना सॉल्व करें। मैथमेटिक्स को हम काफी सरल वे में सॉल्व करेंगे और इंटरेस्टिंग वे में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल को फटाफट लाइक कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो कि जैसे बहुत सारे लोगों के पास अगर मेजोरिटी में जाता है तो उनको फायदा होगा। मेरा मोटिव भी पूरा होगा कि अधिक से अधिक लोगों तक एजुकेशन को पहुंचाना है तो पहुंचाना है। और जैसे आपकी मेजोरिटी कुछ बनती है तो मैं नियमित क्लास शुरू करूंगा, मतलब एक एक टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन है तो पूरे सिंप्लीफिकेशन का ब्रॉड एरिया देखेंगे। इसके बाद अगर हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो वहां सारा हम अर्थमेटिक को पूरा डिटेल देखेंगे। जो भी चैप्टर लेंगे सब डिटेल में होगा यहाँ पे, ऐसा कोई कमी नहीं होगी आपकी क्लास में। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।